नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मुंस्टन क्लासेस में। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है और हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का हम लोग ये थर्ड पार्ट जो है वीडियो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं, अगर वो पार्ट्स नहीं देखे तो इसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे जो नॉइज़ पोल्यूशन ये सब कवर कर चुका हूँ। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, है ना, इकोसिस्टम, फिर हमारा इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सारे चैप्टर्स अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो चैप्टर्स देखने से ही आपको ये सब चैप्टर जो है फोर्थ कमिंग चैप्टर समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ। तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में उसके लिंक दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आई वाले आइकन पे भी बहुत बार फ्लैश हो रहा होगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में, यानी जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग किन किन बातों पे चर्चा करेंगे वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग बात करेंगे थर्मल पॉल्यूशन से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे, सॉलिड वेस्ट से करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से करेंगे। ये सब चीजें जो है हम लोग इस पार्ट में मेनली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का और एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंक्लूड करेंगे और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा वीडियो। इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कंटेनर्स आपको दिखते होंगे जो, और ये जो साइन है पर्टिकुलरली, ये साइन किस चीज का है, तो ये रेडियो एक्टिविटी का साइन है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा अगर को साइन दिख जाता है मतलब वो रेडियो एक्टिविटी है। और ऐसे साइन से बच कर रहना चाहिए, वार्निंग लिखा भी होता है ज्यादातर। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक फिजिकल, मतलब फिजिक्स में ज्यादातर पढ़ाया जाता है। इज अ फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ प्रोटॉन यानी अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स यानी बीटा पार्टिकल्स एंड गामा rays, that is short wave electromagnetic waves due to disintegration of atomic nuclei of some elements। ठीक है, अब वो सम एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वैसे एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब जो है बेसिकली, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होती है वो जब डिसइंटीग्रेट करती है तो उसमें से कुछ हार्मफुल जो रेडियो एक्टिविटी है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशंस होता है। और वो एमिशंस जो होता है अलग अलग फॉर्म्स में होता है, अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम लोग इस टाइप ऑफ को हम लोग बेसिकली जब भी ऐसे और इससे रिलेटेड जो भी वेस्ट जनरेट होता है, उससे जो पॉल्यूशन कॉज होता है, उसी को ही मेनली रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ रेडिएशन भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली दो टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं, एक होता है नॉन आयनाइजिंग और एक आयनाइजिंग। ठीक है, तो नॉन आयनाइजिंग जो होता है वो अफेक्ट ओनली दोस कंपोनेंट विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनिट्रेबिलिटी। ठीक है, तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस वैसे होते हैं जो जिनका इफेक्ट जो होता है या पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत भी कम नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है, यूवी रेज जो होता है, इस में ही आएंगे नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल बॉडी पे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता ही है। ठीक है, लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है, पेनिट्रेबिलिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो ionizing radiations have a higher penetration power and can cause breakage of macromolecules। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, इन सब जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, डीएनए हो गए, ये सबको ये तोड़ सकता है। इतना ज्यादा ये आयनाइजिंग रेडिएशंस के पेनिट्रेशन पावर होते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशंस में ही हम लोग अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स है इसको भी जानना जरूरी है। ये तीन टाइप के जो है, अल्फा, बीटा और गामा रेस। इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यानी इस तरह से दिखाया जाता है अल्फा, तो कैन बी ब्लॉक्ड बाय ए पीस ऑफ अ पेपर एंड ह्यूमन स्किन। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो पेनिट्रेटिव पावर जो है वो बहुत बहुत सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये
ह्यूमन स्किन को पार नहीं कर सकती है, ठीक है? तो ये ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो है बीटा पार्टिकल्स, ठीक है? बीटा पार्टिकल एमिशन जो होता है, ये पेनिट्रेट कर सकता है स्किन में आराम से, लेकिन जो हड्डियाँ हैं उससे वे अंदर नहीं जा सकती है। ये स्किन के अंदर जा सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे मसल्स है, आर्टरीज, वेन्स है, उसको ये क्रॉस नहीं करता है, ठीक है? तो इसकी पेनिट्रेटिव पावर जो होती है अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होती है। गामा रेज़ जो होता है, ये इसकी पेनिट्रेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है एंड देन कैन ईज़िली पेनिट्रेट ईज़िली इंटो द ह्यूमन स्किन एंड डैमेज सेल्स ऑन इट्स वे थ्रू, ठीक है? ये आसानी से ये चला जा सकता है। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स का ये एक पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। बीटा जो रेज़ है ये पेनिट्रेट कर सकता है पेपर को भी, ठीक है? लेकिन ये ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से क्रॉस नहीं करता है, ठीक है? जो हमारा गामा रेज़ है ना? जो गामा रेज़ है ये बहुत ज़्यादा होता है और ये ह्यूमन बॉडी को भी पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है? तो इसको और एक होता है गामा रेज़ के बाद आता है जिसको न्यूट्रॉन बीम्स कहते हैं, ठीक है? न्यूट्रॉन बीम्स या जो जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो ये ऐसे न्यूट्रॉन बीम्स जो होते हैं, वो जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर को ही एक मोटा-सा कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा वही रोक सकता है। और न्यूट्रॉन बीम जो होता है वो ऐसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है डैमेज कॉज़ करता है क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिव पावर जो है, वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों से ही ज़्यादा है। उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन बीम्स, ठीक है? तो बेसिकली 3 ही हम लोग पढ़ते हैं लेकिन न्यूट्रॉन बीम्स के बारे में एडिशनल जानकारी रख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिव पावर है आपको पता होना चाहिए अल्फा, बीटा एंड गामा सबसे ज़्यादा इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अब पेनिट्रेटिव पावर ये सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा-सा फंडा बता देता हूँ जिससे आपको हमेशा ही याद रहेगा। तो सी, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। अब ये क्या लिख दिया मैं? तो सी स्टैंड फॉर कॉस्मिक रे, जी स्टैंड फॉर गामा, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल रेंज जो हमारा विजिबल रेंज है। फिर आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रो एंड आर फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है? ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब जैसे-जैसे हम लोग इधर आएँगे, इधर को मूव करेंगे तो हमारा जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ करता है और जैसे-जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ आएँगे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करता है और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? वो इनवर्स रिलेशन है मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना? तो देख सकते हैं तो इससे हमें पता चल रहा है जो कॉस्मिक रेज़ होते हैं या गामा रेज़ होती है उसकी पेनिट्रेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है? और इधर में जैसे-जैसे हम लोग मूव करेंगे, रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, तो ये जो है बेसिक फंडा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अगर आपको ये कांसेप्ट याद रहेगा कि इसका सीक्वेंस बस याद रखना है CGXU VIMR किधर से किधर वेवलेंथ बढ़ता है, किधर से किधर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है इनवर्स होता है। बस इतना ही 4-5 कांसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से आप सारा ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में ही ये बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। अब सोर्सेस में आ जाते हैं, नेचुरल सोर्सेस भी है, मैन मेड सोर्सेस भी है। तो नेचुरल सोर्सेज जैसे कॉस्मिक रेज फ्रॉम द स्पेस जो आउटर स्पेस से आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिव पावर होती है। फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट है ना जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा था जैसे रेडियम हो गया रेडियम के आइसोटोप्स होते हैं 224 यूरेनियम 238 थोरियम 232 पोटेशियम 40 कार्बन 40 है ना। तो ये सब जो है नेचुरल सोर्स होते हैं। तो कॉस्मिक रेज फ्रॉम द स्पेस एक तो है, फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्पेस में जाएँगे शर्टलेस, तो ये नहीं हो सकता, आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है? फिर मैन मेड, जो हमारा मैन मेड कहाँ से आता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्वियसली, तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, है ना? न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जब भी न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, अगर उसको सेफ्टी मेजर सही से नहीं रखा जा रहा है, कहीं लीकेज हो गया, जैसे यूरेनियम ले जाया जा रहा है या थोरियम ले जाया जा रहा है, प्लूटोनियम ले जाया जा रहा है, तो लीक होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कैज़ुअल्टीज़ होगी। फिर डिस्पोज़ल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, है ना? न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको भी सही तरह से डिस्पोज़ करना होता है। ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं ये सब। फिर यूरेनियम की जब माइनिंग होती है फिर यूरेनियम का जब एनरिचमेंट किया जाता है
जब उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। फिर रेडिएशन थेरेपी, जो हम लोग ज्यादातर कैंसर पेशेंट इन सब पे प्रैक्टिस किया जाता है ना। तो ये सारे सोर्सेस हैं हमारे नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेस ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारा इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स डिपेंड अपॉन किन किन कारण पे डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ ऑफ द जो भी है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, पॉल्यूटेंट है, उसकी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है, तो वो कितना टाइम, ये बेसिकली हाफ लाइफ वो पीरियड होता है जिसमें जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अपना अमाउंट जो है उसका आधा हो जाए, उसी को ही मेनली हाफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वैरी करता है, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ बहुत सालों तक होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसकी हाफ लाइफ जो होती है 800 साल 900 साल होती है, मतलब आधा उसका आधा अमाउंट होने में ही 800 साल 900 साल रह सकते हैं। तो सोचिए, इन सब का जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो बहुत समय तक जो है वो रेडियो एक्टिविटी उनमें रहती है, तो वो कितना ज्यादा पॉल्यूशन और कितना ज्यादा हार्म कॉज कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो है हाफ लाइफ पे डिपेंड करती है। फिर एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन, किस रेट पर डिफ्यूज कर रहा है। ऑब्वियसली हायर रेट डिफ्यूजन होगा, मतलब हायर रेडियो एक्टिविटी, हायर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। फिर रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट। ठीक है, फिर वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करता है, जैसे विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल आल्सो इन्फ्लुएंसेस द इफेक्ट। क्योंकि अगर हम लोग पानी में छोड़ दिए रेडियो एक्टिव वेस्ट या खुले में ऐसे डंप किया हुआ, तो ऑब्वियसली हवा पानी इन सब के साथ भी वो चला जा सकता है, मूव हो सकता है ना। तो ऑन दीज फैक्टर्स बेसिकली द रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स डिफेक्ट, ठीक है, डिपेंड करता है। अब हम लोग आते हैं, रेडिएशंस आर टू टाइप्स विथ रिगार्ड टू द मोड ऑफ देयर एक्शंस ऑन सेल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल थोड़ा समझ लेते हैं। तो टू टाइप जो ऑब्वियसली मैंने बताया, नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, तो नॉन आयनाइजिंग या जैसे कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है यूवी रेस, अब यूवी में भी बहुत सारे आ जाते हैं, यूवी ए बी सी, तीनों की वेवलेंथ अलग होती है और तीनों का ऑब्वियसली जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी चेंज होता है। ठीक है, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। और यूवी रेस कहाँ से आ रहा है, तो सोलर रेडिएशन से आ रहा है। ठीक है, इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया यूवी रेस का पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, एंड अफेक्ट द सेल्स एंड मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब देम। तो जो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेस को, वही सेल्स को, उसी पार्ट को ही मेनली डैमेज करता है। ठीक है, मान लेते हैं आपको सिर्फ हाथों को ही जो है, अपने स्किन को ही सिर्फ यूवी रेस ने एब्जॉर्ब किया है, तो स्किन का ही प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आंखों ने एब्जॉर्ब किया है तो आंख को ही डैमेज करेगा, तो डैमेज ऑफ आईज होता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कोस्टल सैंड है ना, विच में बी कॉज बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कोस्टल सैंड। या फिर जिसको स्लो ब्लाइंडनेस कहते हैं, जैसे ग्लेशियर्स में स्पेशली, जब पूरे चारों तरफ सफेद सफेद ही दिखता है, तो वहां पर स्नो ब्लाइंडनेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए ज्यादातर ग्लेशियर्स में जब चढ़ते हैं तो जो काला रंग का चश्मा होता है वो पहना जाता है। ठीक है, और जब हम लोग इक्लिप्स के दौरान या डायरेक्ट सन को देखते हैं तो उससे भी आंखों में डैमेज होता है। क्यों, ये इसी कारण से ही होता है। They can also injure the cells of skins and blood capillaries, producing blisters and rending कॉल्ड सनबर्न्स, जिसको कहा जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। और जहां पर भी ओजोन होल हो रहा है, तो वहां पर भी चांसेस ऑफ स्किन कैंसर, ब्लिस्टर्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, आई प्रॉब्लम से और बढ़ जाती है। तो भले ही नॉन आयनाइजिंग साउंड करता है, लेकिन ये भी इम्पैक्ट दे सकता है। ठीक है, अब आयनाइजिंग देखा जाए तो ऑब्वियसली आयनाइजिंग जो होता है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, उसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, एंड इट कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे मैंने बताया। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एक्स रे, कॉस्मिक रेस और एटमिक रेडिएशन, जो अल्फा बीटा गामा के बारे में बताया। और कॉस्मिक रेस का सबसे ज्यादा जो होता है पेनिट्रेटिंग पावर्स होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कॉस्मिक रेस के पास गामा आ जाता है, जो मैंने सीक्वेंस बताया था ये। ठीक है, इसी सीक्वेंस में ही ये चल रहा है। द मॉलिक्यूलर डैमेज में प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज इफेक्ट भी हो सकता है, लॉन्ग रेंज इफेक्ट भी हो सकता है। आयनाइजिंग रेडिएशन का अगर शॉर्ट रेंज है तो बर्न्स हो सकता है, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो सकता है, टिश्यू पे डेड हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट समय में बहुत ज्यादा रेडिएशन मिल चुका है, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, तो शॉर्ट समय में बहुत ज्यादा रेडिएशन मिल गया था, तो ऑब्वियसली डेथ भी हो सकता है। ठीक है, एंड लॉन्ग रेंज इफेक्ट भी हो सकता है। लॉन्ग रेंज इफेक्ट जैसे कि म्यूटेशंस
इंक्रीज्ड इंड्यूस इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर, म्यूटेशन सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंटल चेंजेस, है ना? जब एटम बम्स गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी में, तो बहुत लोग जो थे उनको बहुत दूर-दूर रहते थे, फिर भी रेडिएशन जो इतना फैला था, जिसके कारण आज भी जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो अभी भी बच्चे पैदा होते हैं, ट्यूमर्स हो जाता है, कैंसर हो जाता है, या जो फीटस में है बच्चे, है ना? वो उनकी डेथ हो जाती है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब जो है लॉन्ग रेंज इफेक्ट आता है ना? द म्यूटेटेड जीन कैन पर्सिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मे अफेक्ट आफ्टर देयर प्रोजेनी आल्सो, है ना? तो जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली जो पूछते हैं, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता है। एंड द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जैसा मैं बताया, एम्ब्रियो, फीटस, सेल्स ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, बोन मैरो, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशंस, है ना? तो ये जो है एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ये डैमेज कॉज़ करता है। ठीक है? एंड फॉर सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट प्रेफरेंशियली एक्यूमुलेट स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। अब इसके एग्जांपल जैसे ऑयस्टर्स जो होता है, ऑयस्टर्स डिपॉजिट 65 जिंक, ठीक है? फिश कैन एक्यूमुलेट 55 आयरन, Fe। फिर मरीन एनिमल्स एंड सेलेक्टिवली डिपॉजिट 90 Sr यानी स्ट्रोंशियम। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, इनको भी ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट एनिमल्स हैं, ये भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और अगर हम लोग इनको कंज्यूम करेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, वो हमारे फूड चेन में आएगा और अल्टीमेटली हमें भी प्रॉब्लम कॉज होगा, है ना? इसीलिए जो चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत सालों तक जो है वहाँ पर उस जो भी पूरे अफेक्टेड एरिया था, पूरा घेर के रखा गया था, और वो पूरे एक हॉन्टेड जगह बन गया था, क्योंकि कोई नहीं जाता था वहाँ पर, है ना? विदाउट एनी प्रिकॉशंस कोई भी एंटर ही नहीं कर सकता, और अभी भी बहुत लोग वहाँ पर रहते भी नहीं है, बहुत कम, कोई नहीं रहता वहाँ पर, बस रिसर्च पर्पस के लिए ही ज्यादातर वहाँ पर जाया जाता है। अब कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या है? तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है या पॉल्यूशन है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका कंट्रोल नहीं है। हम लोग उसको बस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, प्रिवेंशन विल बी बेटर देन क्योर, है ना? वही वाला यहाँ पर भी लगेगा, तो हमें प्रिवेंट ही करना है। तो ऑल सेफ्टी मेजर्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुड बी टोटली चेक, है ना? तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहाँ पर भी है, तो वहाँ पर इसका प्रॉपर्ली चेकिंग, सिक्योरिटी मेजरमेंट होना चाहिए। फिर जो सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, उसको भी बहुत अच्छे से उसको डिस्पोज किया जाता है ना? तो उसके लिए बहुत मिट्टी खोदा जाता है, फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसमें डंप किया जाता है, और जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं वो भी काफ़ी ठीक होते हैं, ताकि रेडिएशन जो है वो बाहर ना फैले। तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसमें सेफ डिस्पोजल में। फिर जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है इस रेडियो एक्टिव वेस्ट का एक जगह से दूसरे, उसमें भी बहुत चांसेस है, तो उसको भी हमें उसको कंट्रोल रखना होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग थ्रू फ्रीक्वेंट सैंपलिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट, फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स शुड बी कंप्लीटली बैंड, है ना? लेकिन आज के समय में मैक्सिमम कंट्रीज इसी होड़ में लगी हुई है कि हम लोग न्यूक्लियर जो एक्सप्लोशंस है या न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, उसको बना सके, जैसे ईरान कर रहा है ना? तो और कुछ-कुछ पागल देश भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान, जो नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ को भी न्यूक्लियर जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो बेच देते हैं, है ना? तो इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स है, वो बहुत सारे कंट्रीज़ के पास आ रहा है। तो चांसेस ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर एप्रोप्रिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी प्रॉपर हेल्थ चेकअप डेली बेसिस पे ये सब होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है हमारे ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑब्वियसली ये हर घर में, चाहे अमीर हो गरीब हो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता ही है, चाहे छोटा सा मोबाइल हो, कीपैड वाला हो, या एप्पल का फोन हो, कुछ भी हो। आपके घर में फ्रिज है, कुछ भी है, वो सब क्या है? दिस आर ऑल, एवरीथिंग आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जब द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, communication, home appliances, audio and video products, and all types of peripherals are popularly known as electronic waste। जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं और उसका लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, वो हम लोग दोबारा बार बार यूज नहीं कर रहे, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो बेसिकली दे आर क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जिसको
आसान भाषा में कहा जाता है। तो ई वेस्ट जो है वो हैज़ार्डस नहीं है। अगर हम लोग उसको सही तरह से स्टोर कर रहे हैं, उसको सही तरह से रिसाइकिल कर रहे हैं, जो भी साइंटिफिक मेथड्स है उसको कर रहे हैं, तो वो हैज़ार्डस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आपके पास पुराना फ़ोन है, पुराना कंप्यूटर है, ऐसा नहीं होगा कि उससे कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम लोग उस ई-वेस्ट को सही तरह से सेफ्टी मेजर्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं या उसको रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो हैज़ार्डस कंडीशन बन सकता है। मान लेते हैं आपके पास कोई फ़ोन है, पुराना फ़ोन है या लैपटॉप है, जो चल नहीं रहा है, खराब हो चुका है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको इधर-उधर फेंक दे रहे हैं या फिर उसको आग लगा दे रहे हैं। तो आग लगाने से क्या होगा, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे प्लास्टिक, मेटल्स वगैरह रहता है, तो उसको जलाने से जो हार्मफुल गैस होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। तो अगर सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर्ली स्टोर करके उसको रिसाइकिल किया जाए, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ई-वेस्ट अगर इंडिया में देखा जाए, तो जो ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2014 का रिपोर्ट था, जिसमें 17 लाख टन्स ऑफ ई-वेस्ट जनरेशंस आर रिपोर्टेड इन द कंट्री 2014, और अभी अगर 10 साल बाद देखा जाए, ये 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुका है, हमारा जो ई-वेस्ट जनरेशन हो रहा है इंडिया में, है ना? एंड नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइज इन्वेंटराइजेशंस ऑफ ई-वेस्ट जनरेशन। अब जो भी स्टेट्स हैं, वो अपना अलग-अलग लेवल पे भी खुद से भी कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं या पता नहीं करते हैं कि कितना ज़्यादा वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है ना? और बहुत सारे, एक काला सच बताऊँ तो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है, यूएसए, अमेरिका वगैरह, कनाडा, ये सब क्या करते हैं, जो भी उनका ई-वेस्ट होता है ना? सेकंड हैंड, थर्ड हैंड प्रोडक्ट होता है, वो सब क्या करते हैं, जो गरीब देश होते हैं, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, ये सारे ही ई-वेस्ट को डंप कर देते हैं। और यहाँ पर जो है वहाँ पर सही तरीके से साइंटिफिक मेथड से उसका रिसाइक्लिंग प्रोसीजर नहीं होता है। और इसी कारण से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स, यहाँ पर पॉल्यूशंस वाले प्रॉब्लम कॉज़ होते हैं। ठीक है? और इंडिया में अगर सिटीज़ में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो ई-वेस्ट जनरेट होता है ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज़ में होगा। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत, नागपुर, ये सारे सिटीज़ में, अब जो गुरुग्राम है, हैदराबाद है ना? नोएडा है, इन सब शहरों में बहुत ज़्यादा जो है ई-वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। एंड द 65 सिटीज़ जनरेट मोर देन 60% ऑफ द टोटल जनरेटेड ई-वेस्ट, है ना? गाँव में ऑब्वियसली ई-वेस्ट जो है वो कम जनरेट होता है। गाँव में अभी भी लोग जो है एक फ़ोन को लगभग 5 साल, 6 साल, 10 साल तक चला देते हैं। लेकिन शहरों में नहीं होता है, कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर दिन फ़ोन बदलते हैं, कुछ हर हफ्ते में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में बदलते हैं, है ना? तो बहुत सारे जो ई-वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है, तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हर 6 महीना में एक नया मॉडल आ रहा है एक कंपनी का, तो हम लोग हर 6 महीना में नया-नया फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ये सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं। और ज़्यादातर लोग कौन करे, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, वही कर रहे हैं। तो सब कुछ पढ़ लिख के भी गँवारों की तरह रहना है। मोस्ट ऑफ द ई-वेस्ट इज़ रिसाइक्ल्ड इन इंडिया इन एन अनऑर्गनाइज्ड यूनिट्स, ठीक है? तो ऐसे डंप कर दिया जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से, इसमें जो मेटल्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स, इवन गोल्ड, प्लैटिनम, रोडियम, ये सब जो एलिमेंट है, ये बहुत माइन्यूट अमाउंट्स में प्रेज़ेंट होते हैं। तो बहुत लोग जो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत हार्मफुल टेक्निक्स, आग लगा देते हैं, और जो गैस बनता है ना? इन ये बहुत इल्लीगल तो है ही है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है? तो ऐसे ही डंप कर दिया जाता है, बहुत सारे प्लास्टिक, रबर्स के पार्ट्स होते हैं, वो भी जलाए जाएँगे, तो ऑब्वियसली उसका एयर पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से जो प्रिमिटिव मेथड्स है, उसी तरह से किया जाता है। लेकिन जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर रिसाइक्लिंग बहुत अच्छे से होता है, तो वहाँ पर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होता है, ठीक है? और जो मोबाइल्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, उनका रेट जो होता है, दाम भी जो होता है, बहुत कम होता है। चाइना में भी बहुत ज़्यादा रिसाइक्लिंग की जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा रिसाइक्लिंग फैसिलिटीज़ जो है, वो बहुत, बहुत, बहुत कम है। अगर आपके शहर में है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपने कहीं देखा है, कहीं रिपेयर किया होगा, या कभी भी रिसाइकिल के बारे में सोचा होगा, तो ज़रूर बताइएगा, या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, लिखिएगा। प्रॉपर एजुकेशन, अवेयरनेस, मोस्टली इम्पोर्टेंटली अल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो है, वो लाना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत जनरेट हो रहा है ना? तो उसको रिसाइकिल करना, रिसाइक्लिंग यूनिट्स जो है हर शहर में होना ही चाहिए। ये आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट नीड है। तो ये सब है हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, वो है हमारा सॉलिड वेस्ट। ठीक है? तो नाम से ही समझ आ रहा है कि वैसे वेस्ट वेस्ट जो हमारे सॉलिड्स है, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना? ग्लास हो गया, जो भी है, ये सब जो सॉलिड फॉर्म में है।
डिस्कार्डेड फॉर्म में है, तो ये सब है हमारा सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। सॉलिड वेस्ट मीन्स गार्बेज, रिफ्यूज, स्लज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी, जो स्लज जनरेट होता है वेस्ट वाटर, वो भी हमारे सॉलिड वेस्ट में ही आता है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल्स, ये सब जो फ्लाई एश, ये सब जो है सॉलिड वेस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा जो वरीसम वेस्ट है वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है ना। 20th सेंचुरी में ये डिस्कवर हुआ था प्लास्टिक, मतलब इन्वेंट हुआ था, बेसिकली नॉट डिस्कवर, इन्वेंशन हुआ था। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन माना जा रहा था। लेकिन आज के समय में जो है ये एक वरी बन गया है, ये एक दुख का कारण बन चुका है, ये एक पॉल्यूशन का कारण बन चुका है। ठीक है, ये एक तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कन्वीनियंट रहता है, बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आज हमारा जो कल्चर बन चुका है, जो उसको हम लोग थ्रो अवे कल्चर बोला जा रहा है, हम लोग प्लास्टिक को जो है हम लोग 4 आर्स पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, ये जो बातें पढ़ते हैं ये हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थियोरिटिकली पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग जब घर से बाजार करने जाते हैं तो थैला, जो कपड़े के थैले हैं वो नहीं ले जाता, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो भी सब्जी वाला, जो भी किराने वाला, वो प्लास्टिक में दे रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग प्लास्टिक को बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये कम से कम पढ़े लिखे लोगों से तो उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह ही है। एटलीस्ट हम लोग खुद से जनरेट ना करें, है ना, तो कुछ कुछ चीजों में तो हम लोग ले ही सकते हैं ऐसा कदम। सोर्सेस, हजारों सोर्सेस है प्लास्टिक जनरेशन का, हाउस होल्ड हो, हेल्थ, मेडिकेयर, होटल, कैटरिंग, एयर, रेल, ट्रैवल, हर जगह से ही जो है प्लास्टिक जनरेट होता है, लाखों जगह से है जहाँ प्लास्टिक जनरेट होता है। इफेक्ट्स जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। द लैंड गेट्स लिटर्ड बाय प्लास्टिक बाय गार्बेजेस एंड बिकम्स अगली एंड अनहाइजीनिक। एस्थेटिक जो व्यू होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है ना। इधर उधर कचरा उचरा प्लास्टिक फेंका रहता है। फिर जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन बोथ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कन्वेंशनल जो प्लास्टिक्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली प्रोडक्ट्स जो आजकल कॉस्मेटिक्स हैं, ज्यादातर जो कॉस्मेटिक्स यूज होता है, या जो फेस वॉश में जो माइक्रो प्लास्टिक्स होता है ना, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, जो है ना क्लींजर कहा जाता है, वो सब में क्या होता है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट प्लास्टिक्स होते हैं। इवन जो हमारे टूथपेस्ट होता है ना, क्लोजअप वगैरह, ये सब जो है, इन सब में ही माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑब्वियसली अगर हमारे पेट में जा रहा है या किसी भी तरह के फॉर्म में हमारे अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। फिर डायोक्सिन, हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक, कैंसर कॉजिंग एजेंट है डायोक्सिन। तो इसकी जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ना, तो ये इसके थ्रू इसका ऑब्वियसली बाई प्रोडक्ट होता है डायोक्सिन। इससे ऑब्वियसली जो भी इनहेल करेगा, तो जो माताएं लोग होती हैं उनके जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उनका बहुत कम हो जाता है, इन उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मिल्क फॉर्मेशन बंद हो जाता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स, स्पेशली पीवीसी वगैरह, पीवीसी रिलीजेस डायोक्सिन एंड आल्सो फ्यूरन इनटू द एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन कॉज होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैस रिलीज होते हैं। फिर प्लास्टिक बैग एंड आल्सो कंटेमिनेट फूड स्टफ्स ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक डाइज एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अब प्लास्टिक के अलावा भी ये देखा जाए, जो पेपर में ज्यादातर जो पकौड़े, समोसे वगैरह या इस ऐसे चीजें मिलती हैं, है ना, तो पेपर, न्यूज़पेपर में ज्यादातर वो जो प्रिंट किया होता है वो डाई से प्रिंट किया जाता है। तो जब भी हम लोग गर्म चीज कुछ भी रख रहे हैं, तो वो डाइस जो है ऑटोमेटिकली जो हमारे फूड स्टफ्स हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं, उसमें आ जाता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में रखे हुए जो चीजें होती हैं वो भी खाने लायक नहीं होते हैं, जो गरम गरम होता है। या बहुत सारे चीज जो है गरम 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 खाने की चीजें जो है वो प्लास्टिक में पैक करके दिया जाता है। वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे जो है उसमें से केमिकल जो है लीच आउट होते रहते हैं गरम प्लास्टिक में, या गरम आप ओवन में गरम कर रहे हैं प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक के कंटेनर में रख के, वो सब कार्सिनोजेनिक होता है, वो यूज नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर केयरलेस डिस्पोजल तो हर जगह ही है। जो हम लोग जो कचरा वाले हैं, हम लोग एक्चुअली हम ही लोग कचरा वाला है ना, क्योंकि हम ही लोग कचरा जनरेट कर रहे हैं। तो careless disposal of plastic bag chokes drains, block the porosity of the soil and causes problem of for groundwater recharge, है ना। जो ड्रेन्स होते हैं वो पूरा चोक हो जाता है, और जब भी बारिश का सीजन होता है तो ड्रेन चोक के कारण ऑब्वियसली वही नाले का पानी जो है हमारे घरों के अंदर घुस जाता है। ठीक है, फिर जो पोरोसिटी ऑफ सॉइल होता है, जो वाटर जाने की पोरोसिटी होती है पूरी तरह से बंद हो जाता है, चोक हो जाता है, पानी अंदर तक जा ही नहीं पाता है, ग्राउंड वाटर तक वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाता है ना।
तो सारे जगह कचरा फेंकेंगे तो ग्राउंड वाटर जाएगा क्यों? प्लास्टिक तो वो वाटर को जाने ही नहीं दे रहा है ना। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स है हमारे। फिर प्लास्टिक डिस्टर्ब द सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, सोचते हैं कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। आप 10 साल बाद ही खोद के देखेंगे तो प्लास्टिक वैसे का वैसे ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्लास्टिक अब बन रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कम हार्मफुल होते हैं, वो डिग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे प्लास्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स मिसअंडरस्टैंड प्लास्टिक गार्बेजेस एंड फूड आइटम्स, स्वॉलो देम एंड डाई। गाय भैंस जो होती है, जो कचरा में पड़े हुए प्लास्टिक कभी कभी खा लेते हैं, तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर टाइप्स में आ जाते हैं हमारा सॉलिड वेस्ट जो क्लासिफाइड है डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, है ना। 3 सोर्सेस है, प्लास्टिक पोल्यूशन तो हो गया। और सॉलिड वेस्ट में 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस जो है म्युनिसिपल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट एंड बायोकेमिकल बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट। इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन डेब्रिस, सैनिटेशन रेसिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। ये सब जो आ जाता है हमारा म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। घरों से जो भी कचरा निकल रहे हैं या मकान उकान टूट रहे हैं, उसके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिमो है ना, डेब्रिस है, सैनिटेशन रेसिड्यूज है, नाले का पानी, ये सब स्ट्रीट का जो कचरा है वो सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाता है ना। इसके लिए म्युनिसिपैलिटीज की ज्यादातर गाड़ी चलते रहती है, वहां से कलेक्ट करते रहता है। द राइजिंग अर्बनाइजेशन, आप देख सकते हैं इस फोटो में भी 2 अलग अलग कंटेनर्स बने हुए हैं। अब 2 कंटेनर्स अलग अलग चीज के लिए, एक गीला और एक सूखा के लिए, लेकिन ज्यादातर पब्लिक क्या करती है, सारे मिक्स करके एक ही में दे देते हैं। तो ऑब्वियसली सेग्रीगेट नहीं होगा, हम लोग उस तरह का पागल है हम लोग। विदाउट राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, है ना। विथ राइजिंग अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना, तो इन सबसे और ज्यादा जो है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। इसीलिए आप अगर गांव में जाएंगे, गांव में क्या होता है, अभी भी जो लोग हैं अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करता। और वेस्ट जनरेट भी होता है तो वो क्या करता है, सब कुछ जिसको जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है ना। आपके अगर घरों से जो भी सब्जी के फल के छिलके हो रहे हैं, तो जो भी गाय भैंस बकरी है उनको दे देते हैं, वो खा लेते हैं। फिर वो उनके जो गोबर होते हैं उन्हीं से वो एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, खेती बाड़ी में यूज करते हैं या उसको जलाने में काम करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ जो है रिसाइकल हो जाता है, लेकिन शहरों में ये बहुत बहुत कम है। मोर देन 25% ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है कलेक्ट ही नहीं होता है। कैसे कलेक्ट होंगे, इतना ज्यादा जनरेट होगा तो कौन आएगा बार बार कलेक्ट करने के लिए, है ना। 70% of the Indian cities lack adequate capacity to transport it and there has no sanitary landfills to dispose the waste, है ना। बहुत सारे में तो ऐसा है जहाँ पर कोई भी प्रॉपर लैंडफिल्स ही नहीं है, इसीलिए कचरा जो है इधर उधर फेंका रहता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रात के समय निकलते हैं घरों से, चोरी छुपे रास्ता में ही फेंक देते हैं, या घर से ही बालकोनी से ही रास्ता पे डंप कर देते हैं। फिर सुबह उठ के वैसे कुत्ता जो है उसको इधर उधर छीट के पूरा ही रास्ता जो है गंदा कर देता है ना। तो ये कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कचरा वाले हैं। ये जो है, ये जो कचरा लेने आती है, कचरा वाले नहीं, ये सफाई वाले हैं, हम लोग कचरा वाले हैं। हैजर्डस वेस्ट जो है, अब हैजर्डस वेस्ट जो है ये मोरलेस बिटवीन में आता है। ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज या ये जो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, है ना, हैजर्डस केमिकल जो हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है या केमिकल फैक्ट्रीज में भी यूज होते हैं, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, है ना, जो ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट सबके लिए टॉक्सिक होते हैं, काफी ज्यादा कोरोसिव, हाईली इन्फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, ये सब आ जाता है हैजर्डस वेस्ट में। अब इसमें जैसे कि पुरानी बैटरीज हो गई, शू पॉलिश, पेंट के टीन्स, ओल्ड मेडिसिन मेडिसिन बोटल्स, है ना, ये सब आ जाता है इसमें हैजर्डस वेस्ट में। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स, केमिकल, पेपर, पेस्टिसाइड, डाई, रिफाइनिंग, रबर गुड्स इंडस्ट्रीज, ये सब हैजर्डस वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो उसको हॉस्पिटल वेस्ट या फिर बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डायग्नोसिस प्रोसेस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या टेस्टिंग और बायोलॉजिकल्स में जो भी सिरिंज है, बॉटल्स है, टिश्यू पेपर है या ब्लड स्टेन्स है, ये जो भी है, ये सब जो है हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाता है। अब इसके भी अलग अलग कलर कोडिंग किए जाते हैं कि कौन सा वेस्ट किस में भी डालना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें हम बताएंगे कि अलग कलर कोडिंग किया जाता है। तो इट में इंक्लूड वेस्ट लाइक सॉइल्ड वेस्ट, है ना, डिस्पोजेबल्स, एनाटोमिकल वेस्ट,
है ना? जो कुछ सर्जरी वगैरह हुआ है तो उसमें जो ब्लड वगैरह या टिश्यूज़ जो जनरेट होते हैं वो हो गया। कल्चर मीडिया का जो कल्चर्स है, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, केमिकल वेस्ट और डिस्पोजेबल सिरिंज, स्वाब्स, बैंडेजेस, बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा सब जो है, ये सब आ जाता है बायोमेडिकल वेस्ट में, है ना? हाइली इन्फेक्शियस होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पेशेंट का ही होगा तो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो लोग भी काम करते हैं उनको प्रॉपर अगर ग्लव्स और मास्क वगैरह ये सब नहीं मिलेगा तो उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और इनका जो है सही तरह से उसका सेग्रीगेशन भी होना चाहिए और साइंटिफिक मेथड से जो है उस उसको डिस्पोज करना होता है, ठीक है? बट आफ्टर द बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 1988 इसके बारे में हम लोग एक जो डिटेल वीडियो आएगा हमारे लॉ से रिलेटेड एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल ऑफ 1998 के बाद में अब क्या हुआ है कि these establishments are slowly streamlining the process of waste segregation, collection, treatment and disposal. अब ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी ही ये दायित्व होती है कि उसको कलेक्ट करें, सही तरह से सेग्रीगेट भी करें और उसको सही तरह से डिस्पोज भी करें। ठीक है? ये इन्हीं की अब जो है आ जाती है, जितने भी बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। अब ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है, ये अलग-अलग ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ओपन डंप्स। जो भी ओपन खाली एरिया मिल गया जहाँ पर कोई भी नहीं है तो ज़्यादातर लोग वहीं पर क्या करते हैं कचरा जो है फेंक देते हैं। तो ओपन अनकवर्ड एरियाज में ज़्यादातर यहाँ पर फेंका जाता है। तो द वेस्ट इज अनट्रीटेड, अनकवर्ड एंड नॉट सेग्रीगेटेड। सारे टाइप के कचरे जो है ना? ग्लास के जो काँच होते हैं वो ऐसे ही फेंका हुआ है। तो जो भी सफाई वाला आएगा उसको निकालेगा तो उसका हाथ-वाथ भी कट सकता है ना? तो हम लोग उतना ज़्यादा केयर नहीं करते, सारे कचरा मिक्स करके एक ही जगह फेंक देते हैं। इसके कारण इट इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज़। बहुत सारे मच्छर होते हैं, रैट्स, बहुत सारे इंसेक्ट और बहुत सारी बीमारियाँ होंगी ऑब्वियसली, है ना? बदबू देगा। एंड द रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम दीज़ डंप्स कंटामिनेट्स नियरबाई लैंड एंड वाटर देयरबाय स्प्रेडिंग डिजीज़। जब बारिश होगा तो जो भी इसका गंदा पानी आस-पास फैलेगा, है ना? तो और देखने में भी बहुत सही नहीं है। ओपन डैम डंप्स के बाद आ जाते हैं लैंडफिल्स। ठीक है? लैंडफिल्स क्या होता है बेसिकली ये भी ओपन एरिया होता है लेकिन इसमें क्या होता है गड्ढा खोदा जाता है। ठीक ठीक है? तो लैंडफिल्स आर जनरली लोकेटेड इन अर्बन एरिया ज़्यादातर है। तो इट इज़ अ पिट दैट इज़ डग इन द ग्राउंड। ठीक है? और उस गड्ढे में जितना भी गार्बेज-वार्बेज होता है उसको डंप कर दिया जाता है और उसको फिर जाके है डंप किया जाता है और फिर एक सॉइल का लेयर बिछा दिया जाता है। फिर डंप किया जाता है, फिर सॉइल का लेयर बिछा दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो लैंडफिल्स हैं, वहाँ पर सॉइल का लेयर बिछाया ही नहीं जाता है। और ज़्यादातर जो लैंडफिल्स है, वो क्या है इतना तो जितना गड्ढा है उतना तक भरा जाएगा, लेकिन नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है पहाड़ बनाया जाता है। वहाँ पर पहाड़ बनाने का कॉम्पिटिशन होता है। तो बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में आप देख सकते हैं जहाँ पर लैंडफिल जो है वो पहाड़ बन चुका है। तो बहुत लोगों को अगर पता नहीं होगा तो दूर से देखने में लगेगा कि कोई पहाड़ ही है। ठीक है? तो it is covered with soil every day thus preventing the breeding of flies and rats। बहुत सारे harmful gas कीड़े मकोड़े ये सब तो ऑब्वियसली होंगे। आफ्टर द लैंडफिल इज फुल ये रूल है कि आफ्टर लैंडफिल फुल हो जाता है उसको पूरी तरह से कवर्ड किया जाता है और वहां पर जो पार्किंग लॉट या फिर कुछ अलग चीज़ बनाया सकता है, पार्क वगैरह या कुछ अलग चीज़ बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर जो है वो पहाड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? लैंडफिल्स के बाद एक अदर स्टेप्स जो आ जाता है वो है प्रॉब्लम्स वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑल टाइप वेस्ट आर डंप्ड इन द लैंडफिल। यहाँ पर भी कोई सेग्रीगेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो जो वाटर होता है, जो भी डिकम्पोज़िशन कुछ भी डिकम्पोज़िशन होता है, वाटर जो होगा वो मिट्टी में घुस जाता है और मिट्टी से घुसते-घुसते क्या होता है जो भी ग्राउंड वाटर होता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। ठीक है? तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है और वही ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा ही, है ना? तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को रोकने के लिए बेसिकली सैनिटरी लैंडफिल्स का कांसेप्ट आया। तो सैनिटरी लैंडफिल जो है थोड़ा ज़्यादा हाइजीनिक होता है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसमें इसमें भी गड्ढा खोदा जाता है लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है कंक्रीट का ताकि जो है, जो भी सीपेज हो रहा है, ग्राउंड वाटर में वो जा ही ना पाए। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसीलिए थोड़ा महँगा हो जाता है। तो ज़्यादातर आपको सैनिटरी लैंडफिल्स बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है? तो ये जो लीचिंग वाला प्रॉब्लम है इसको ये ठीक कर देता है। तो सैनिटरी लैंडफिल जो है, लैंडफिल का एक अपग्रेडेड वर्ज़न है। फिर चौथा जो है इंसिनरेशन प्लांट्स होते हैं, बहुत सी जगह में होते हैं लेकिन इंडिया में बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है जितने भी वेस्ट है उसको क्या कहता है पूरा तरह से जलाया जाता है।
Burning waste in large furnaces at high temperature is known as incineration. ठीक है, and in these waste the recyclable material is segregated and the rest of the material is burnt and ash is produced. जो भी रिसाइकल हो सकता है उसको अलग किया जाता है, बाकी सबको जो है उसको जला दिया जाता है और जो भी ऐश बनता है ऑब्वियसली। बर्निंग गार्बेज जो है इज नॉट ए क्लीन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक ऐश रिलीज हो ही रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर वाटर सबका ही, है ना। A large amount of waste that is burnt here can be recovered and recycled. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है जनरेट हो रहा है। तो इंसिनरेशन प्लांट से एक अदर जो स्टेप है, अपग्रेडेड वर्जन है, उसको हम लोग कहते हैं पायरोलाइसिस। इसमें भी हम लोग जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। पायरोलिसिस एक क्लोज्ड चेंबर में जलाया जाता है, तो यहाँ पर जो है चांसेस ऑफ जो इवोल्यूशन ऑफ हार्मफुल गैसेस है ये नहीं होता है। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है ये बेसिकली किया जाता है। ठीक है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू इंसिनरेशन मेथड एंड द गैस एंड लिक्विड दस ऑप्टेंट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो ये है कि इसका फायदा है कि फ्यूल के लिए ये उससे फ्यूल बनाया सकता है। ठीक है, तो पायरोलिसिस ऑफ ज्यादातर किससे बनता है, तो पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेशियस वेस्ट जो होता है, जैसे कि फायरवुड हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, पाम वेस्ट हो गया, कॉर्न कॉब्स हो गया, कैश्यू सेल्स, राइस हस्क पैडी, सॉ डस्ट, ईल्ड चा, इससे क्या होता है, लो ग्रेड का कोयला बन जाता है। ठीक है, चारकोल इससे जनरेट हो जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स लाइक टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन, फ्यूल गैस, ये सब जो है इससे बनाया जा सकता है। तो पायरोलिसिस जो है इंसिनरेशन मेथड से ज्यादा एक बेटर ऑप्शन है। तो जो भी कार्बोनेशियस वेस्ट है ना, फायरवुड, इन सबसे जो है चारकोल बनाया सकता है, फिर टार बनाया सकता है जो कि रोड सोर्स के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, बहुत सारे एसिड वगैरह भी जनरेट हो सकते हैं। तो पायरोलिसिस बेटर ऑप्शन है। फिर कंपोस्टिंग सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, लेकिन कंपोस्टिंग में ये है कि वैसे ही चीज जो डिग्रेड हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है ना, वैसे ही चीज हम लोग इसको कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो सब्जियों के छिलके होते हैं जिसको वेजिटेबल वेस्ट कहा जाता है या फ्रूट वेस्ट जो कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कंपोस्टिंग इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज द डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंपोस्टिंग वो मेथड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या बनता है, कुछ महीनों के अंदर ही, 3-4 महीने के अंदर ही क्या बनता है, ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी हमारा सब्जी वेस्ट है या छिलके हैं फल फूल के, इनको सब हम लोग मिक्स कर देंगे और उसमें थोड़ा सा मिट्टी हम लोग डाल देंगे। ठीक है, और उसको चलाते रहेंगे हर 2-3 दिन में। ठीक है, तो 2-3 महीनों में क्या हो जाएगा, वो जो है वो खाद बन जाएगा, वो कंपोस्ट बन जाएगा, जो हम लोग अपनी खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल मिट्टी की तरह ही लगेगा, जिसमें कार्बन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। सॉइल की वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, और ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लीन, चीप एंड सेफ, कंपोस्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल गार्बेज। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये तो हम लोग कम से कम कर ही सकते हैं। आपके पास अगर जगह है, अर्बन सिटीज में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन गांव देहात में तो ये बहुत सालों से हो भी रहा है। अब कंपोस्टिंग जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3 महीना लग जाता है, लेकिन अगर कंपोस्टिंग को फास्ट करना है, 1-2 हफ्ते के अंदर करना है, तो उसमें हम लोग आ जाते हैं वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो अर्थवर्म्स होते हैं वर्मी में ही, जो अर्थवर्म्स है या डेट्रीबोर्ड्स है, इसका यूज किया जाता है। तो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में 2-3 महीना टाइम लग रहा है, ये जो है कुछ हफ्तों में ही जो है वो कंपोस्ट बना के रेडी कर देगा। तो वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग जो है ये फास्ट मेथड है, एडवांस्ड वर्जन है कंपोस्टिंग का, और ये और भी ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि अर्थवर्म को जो है मेनली फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। फार्मर्स का फ्रेंड किसको कहा जाता है, तो अर्थवर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अर्थवर्म्स, डिट्रीबोर्ड्स, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है डिकम्पोजिशन में, सॉइल की क्वालिटी, न्यूट्रिएंट को बढ़ाने में, है ना। तो वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग सेम थिंग है। नेक्स्ट हम लोग जो आ जाते हैं वो डिस्कस करेंगे, आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, वो है थर्मल पॉल्यूशन। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो थर्मल पॉल्यूशन, जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो भी वेस्ट निकलते हैं, या तो गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, एंड साथ ही साथ इसमें एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है।
तो थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ईदर डंपिंग ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स और बाय रिमूविंग द ट्रीज एंड वेजिटेशन, है ना। तो क्या होता है ज्यादातर, या तो जो हम लोग गर्म या ठंडा पानी पानी में छोड़ देते हैं रिवर्स में, या फिर जो नदी के किनारे जो वेजिटेशंस होते हैं उसको हम लोग काट काट के क्या करते हैं, थर्मल प्लांट पावर प्लांट जितने भी होते हैं ज्यादातर नदियों के पास में ही होता है ना। तो उसको हम लोग काट देते हैं तो वेजिटेशन जो है हट जाता है। अब वेजिटेशन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वाटर बॉडीज होगा उसका क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। जो पिछले वीडियो में मैंने राइपेरियन बफर के बारे में कंसेप्ट जो है वो बताया था, तो उसको जरूर देखिएगा राइपेरियन बफर वाला, फिर दोबारा से मैं नहीं बोलूंगा। टेम्परेचर जो है, गर्म पानी अगर हम लोग देंगे तो दो इकोलॉजिकल हमारा जो इफेक्ट होता है, एक तो गर्म पानी के कारण और दूसरा कोल्ड वाटर के कारण। गर्म पानी देने से क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई होता है और अफेक्टिंग द इकोसिस्टम कंपोजिशन। अब डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होता है, तो ऑक्सीजन जो है पानी में एक सर्टेन टेम्परेचर में ही सॉल्युबल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है पानी का, तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा तो पानी में ऑक्सीजन जो होगा वो कम होगा। पानी में ऑक्सीजन कम होगा तो जो भी इकोसिस्टम है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो उसका सारा ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम जो है ठंडे पानी से भी होता है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा पानी दे देंगे तो जो भी फिशेस है, मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स है, या अदर जो रिवर की प्रोडक्टिविटी हो बहुत बहुत डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि एक नैरो रेंज में ही जो है वहां पर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करते हैं, है ना। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या फिर बहुत कम हो गया तो ऑब्वियसली इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो दोनों ही तरह से इम्पैक्ट होता है। कंट्रोल मेजर्स ऑब्वियसली क्या क्या है, तो जो भी हम लोग डिस्चार्ज करें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है ना, उसको हम लोग पहले ट्रीट किया जाए, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर ट्रीट किया जाए, तभी उसको हम लोग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट या फैक्ट्री वेस्ट को स्ट्रीम्स रिवर्स इन सब में छोड़ा जाए। या जो हम लोग गर्म पानी छोड़ रहे हैं उसको पहले ठंडा कर लिया जाए। उसके लिए कूलिंग टावर्स बनाया जा सकता है, या कूलिंग पॉन्ड बनाया जा सकता है जहाँ पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, फिर उसको रिवर या स्ट्रीम्स में छोड़ा जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ये कह सकते हैं कि पावर प्लांट्स कैन बी डिजाइंड और refitted टू बी मोर एफिशिएंट एंड टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट हीट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। हम लोग उस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, वैसे इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं जहां पर पानी, गर्म पानी जो रिलीज हो रहा है वो कम से कम रिलीज हो, है ना, या ठंडा पानी जो रिलीज हो रहा है वो कम से कम हो। तो वैसा हम लोग को साइंटिफिक मेथड जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एम्फोसिस डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा हो भी रहा है, लेकिन इंडिया में ऐसा अभी तक बहुत सारे एक दो ही न्यूक्लियर पावर प्लांट से, थर्मल प्लांट जहाँ ये होता, नहीं तो मैक्सिमम 99% एरिया में ये पॉसिबल नहीं है अभी इंडिया में। फिर को जेनरेशन भी एक फैसिलिटीज है, जो यूरोपियन सिटीज में बहुत ज्यादा, जो स्कैंडिनेवियन सिटीज है वहां पर, इवन चाइना में भी ये यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, तो जो भी गर्म पानी बन रहा है, जनरेट हो रहा है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, हमेशा ही 9-10 महीने वहां पर बर्फ जमा रहता है, तो वहां पर गर्म पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो भी गर्म पानी वेस्ट जो बन रहा है, वो जो होता है उस गर्म पानी से वो लोग एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। तो जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज का जो कचरा है एक तरह से, वो पब्लिक जो है वहां पर उसी को वो यूज कर लेते हैं एनर्जी जनरेशन में। ठीक है, और दूसरे पर्पस में वो लोग यूज कर लेते हैं। इसी को ही मेनली कोजेनरेशन कहा जाता है। तो ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब देशों में ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है। चाइना भी ये करने लगा है। फिर ये तो पॉसिबल इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में वैसा डिमांड नहीं है फिलहाल। टू प्रिवेंट थर्मल पॉल्यूशन ड्यू टू डीवेजिटेशन, जो मैंने पहले बताया, जो हम लोग रिवर्स, ट्रीज के जो आसपास, स्ट्रीम्स के आसपास जो पेड़ों को काटते हैं, डीवेजिटेट करते हैं, तो उसको अगर हम लोग डीवेजिटेट ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके आसपास जो है पेड़ लगाना, स्ट्रिप्स, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है, पेड़ लगने से क्या होगा, ये जो वाटर को होल्ड कर सकता है, सॉइल को एक जगह इकट्ठा रख सकता है, तो सॉइल इरोशन नहीं होगा। फ्लड के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्कीम चलाते हैं जहां पर क्या है, हम लोग पेड़ लगाते हैं। जितने भी नदियां हैं, नदियों के किनारे किनारे पेड़ लगाना, जल जीवन हरियाली मिशन, ऐसे बहुत सारे मिशन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने सारे जो टॉपिक्स हैं
ऑफ पॉल्यूशंस वो कवर कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था। चौथा पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। बहुत लेंदी चैप्टर है, उम्मीद कर आपको समझने में आसानी हो रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी थॉट्स है, सजेशंस है, डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।